गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ना एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो सुनने में किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगती है, क्योंकि इस कहानी में जो भी चीज़ें हुई है वो सब के सब सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू पता चली थी और उसी के फैमिली का ये किस्सा है जो आज मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये कहानी है साल 2004 की। मुंबई के पास ही एक इलाका है जिसका नाम है वसई। वहीं पर ये मैरिड कपल रहा करते थे जिनका नाम था स्मिता और राजेश। राजेश यहाँ काफ़ी सालों से रहता था और तब वसई इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था। सड़कें भी काफ़ी कच्ची थी, वहाँ के जो घर थे वो भी उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे से थे और आसपास भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता था। स्मिता और राजेश काफ़ी सिंपल लोग थे और उस टाइम पे ना वो लोग काफ़ी ज़्यादा संभल के रहा करते थे, क्योंकि उनके घर में एक खुशी की वजह थी, जो था उनका होने वाला बच्चा। यानी जो स्मिता थी वो उस समय प्रेग्नेंट थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। उनके जो फैमिली वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन किसी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनके साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जो आज तक उनकी फैमिली के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। मैं इस अनसॉल्व्ड वर्ड को हाईलाइट करके इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो चीज़ हुई थी उनके साथ वो आज भी कभी कभी स्मिता में दिखाई देती है। लेकिन एआई आजकल हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो, कंटेंट क्रिएशन हो या फिर हमारे डेली टास्क। और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ही नहीं, एआई की हेल्प से आप अर्निंग भी कर सकते हो। मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से पॉकेट ब्रोकर पर ट्रेडिंग कर रहा हूं और अब इन्होंने एक बिल्ट इन एआई ट्रेडिंग मोड इंट्रोड्यूस किया है जो पूरा प्रोसेस काफ़ी इजी बना देता है। इसका सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस एक बटन प्रेस करो और एआई ऑटोमेटिकली ट्रेड का डायरेक्शन और टाइमिंग डिसाइड कर देता है। मतलब आपको बार बार चार्ट्स एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है और गलत डिसीजन लेने का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। चलिए एक क्विक ट्रेड ट्राई करके दिखाता हूँ। यहां मैं एआई मोड ऑन करके 1000 रुपए का ट्रेड प्लेस कर रहा हूं और आप देख सकते हो प्रिडिक्शन सक्सेसफुल हो गया, प्रॉफिट ऑलरेडी बुक्ड। इस एक ट्रेड से ही अराउंड 1800 रिटर्न मिल गया। पॉकेट ब्रोकर पर 130 प्लस एसेट अवेलेबल है, करेंसीज, स्टॉक्स, इंडाइसेस और क्रिप्टो। और ये 24/7 ट्रेडेबल है जहां रिटर्न्स 92% तक जा सकते हैं। डिपॉजिट करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। यूपीआई नेट बैंकिंग या क्रिप्टो से इंस्टेंटली आप ट्राई कर सकते हो और विड्रॉल भी फास्ट होता है, कई बार कुछ मिनटों में ही प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर डेली ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स होते हैं जहां आप प्राइस पूल्स जीत सकते हो और एआई ट्रेडिंग यूज़ करके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड लगता था तो पॉकेट ब्रोकर एक इजी और बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से रजिस्टर करो और प्रोमो कोड AMPB यूज़ करके फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस पाओ। अब एआई के साथ ट्रेडिंग ट्राई करो और देखो कैसे टेक्नोलॉजी आपकी अर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये साल 2004 के मई महीने की बात है, जब स्मिता और राजेश अपना डिनर करके रात को वॉक करने निकला करते थे। यूजुअली वो लोग अपने बिल्डिंग में ही वॉक किया करते थे, लेकिन उस दिन सोचा कि चलो आज अपने एरिया का एक राउंड हो जाए, क्योंकि स्मिता भी काफ़ी दिनों से कहीं पे भी बाहर नहीं निकली थी। तब रात के करीब कुछ 10 बज रहे थे। वो जैसे अपने बिल्डिंग से बाहर निकली, उन्होंने देखा कि एक लंबी सी सड़क थी और आजू बाजू 2-3 शॉप्स थी जो कि उस टाइम पर बंद हो चुकी थी और अब उनको आसपास सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। कुछ कदम अभी वो चल रहे थे, फिर कुछ कदम चलने के बाद उनको एक पुराना सा बंगला दिखाई दिया जो कि काफ़ी सालों से बंद था और पूरी तरह अबैंडन हो चुका था, खंडर था। ये देखकर उन्होंने सोचा कि यार ऐसे कौन अपने घर को छोड़कर चला जा सकता है यार। और यही बात करते करते स्मिता उस बंगलों के बाहर से गुजरी। उस समय ना वो स्मिता खाली उस बंगले को ही देख रही थी और देखते देखते एक पेड़ के नीचे से वो गुजर रही थी उस समय। और उसका जो पति था राजेश, वो भी उसको एकदम संभाल के चला रहा था कि एकदम संभाल के चलो, ये पेड़ वेड़ के आसपास से मत गुजरो। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सुनी है कि पेड़ वेड़ के नीचे से नहीं गुजरते या फिर ऐसे खंडर बंगलों के पास से नहीं जाते। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लग गया था। पहले पहले राजेश को ऐसा लग रहा था कि स्मिता की शायद से तबीयत खराब होगी या फिर वो प्रेग्नेंट है, तो शायद से उसको मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया कि स्मिता का बिहेवियर अभी कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लग गया है, क्योंकि स्मिता पहले काफ़ी ज़्यादा शांत और प्यार से बात करने वाली लड़की थी, लेकिन अब वो अक्सर चुप चुप रहने लगी थी और तो और कभी कभी वो बिना वजह गुस्से में भी आ जाती थी।
सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो राजेश को अपने पास आने ही नहीं देती थी, और अगर राजेश कभी कभार गलती से उसके पास बैठने की भी कोशिश करता था तो स्मिता तुरंत उठकर दूसरी जगह चले जाती थी। राजेश को लगता था कि शायद से प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारी चीज़ें होती होगी और इसी कारण उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन असली डर उस वक्त शुरू होने लगा जब राजेश ने देखा कि आधी रातों में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसे वो बयां नहीं कर पा रहा था। स्मिता अक्सर रात को नींद में उठ जाती थी और घबरा कर बोलती थी कि किसी ने मुझे छुआ है, कोई तो उसके पास खड़ा है, और कभी कभी तो वो डर के मारे रोने भी लग जाती थी। स्मिता कहती थी कि मैं जब जब सोने की कोशिश करती हूँ उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई तो चढ़ के बैठा हुआ है, मेरे ऊपर आने की कोई ना कोई तो कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। आई होप आप लोग समझ रहे रहोगे गाइस कि स्मिता यहाँ पे क्या कहना चाहती है। राजेश को ये सब सुनकर बहुत ही अजीब लगने लग रहा था। वो पूरी रात उसके पास बैठकर उसे समझाता था कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। लेकिन कुछ रातों बाद राजेश ने खुद एक अजीब सी चीज़ नोटिस करी थी। जब स्मिता सो रही होती थी तब अचानक से उसके ऊपर से ब्लैंकेट धीरे धीरे करके खिसक कर नीचे गिर जाया करता था। सबसे पहले तो राजेश को ऐसा लग रहा था कि स्मिता ने नींद में ही ब्लैंकेट हटा दिया होगा, लेकिन जब ये चीज़ें बार बार होने लग रही थी तब राजेश भी अंदर ही अंदर डरने लग रहा था। इसके बाद राजेश ने डिसाइड किया कि वो रात को पूरी तरह नहीं सोएगा, वो बीच बीच में उठकर स्मिता को चेक करता रहेगा। एक रात राजेश ने सोचा कि आज वो स्मिता के हाथ पकड़कर ही सोएगा, ताकि अगर वो नींद में थोड़ी भी हिलेगी तो उसे पता चल जाएगा। फिर उसके बाद राजेश ने धीरे से स्मिता का हाथ पकड़ा और अभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो लेट गया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद स्मिता ने अचानक से जोर से राजेश को धक्का दिया कि राजेश सीधा बेड से गिरते गिरते बचा। राजेश हैरान हो गया था क्योंकि स्मिता की बॉडी में इतनी ताकत होना मुमकिन ही नहीं थी। राजेश अभी संभल ही रहा था कि उसने देखा स्मिता धीरे धीरे बेड पर सीधी खड़ी होने लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो राजेश को देख ही ना रही हो। और फिर राजेश ने देखा स्मिता के जो पैर थे बेड पर नहीं थे, वो धीरे धीरे हवा में उठने लग गए थे। राजेश का खून जैसे जम सा गया था और उसी वक्त स्मिता के मुंह से एक भारी और अजीब सी मर्दों वाली आवाज में कुछ शब्द निकले। दूर रहे मुझसे, अब स्मिता हमेशा के लिए मेरी है और इसके पेट में जो बच्चा है उसे मैं मार डालूंगा। यह आवाज स्मिता की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। राजेश का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत रूम से बाहर भागा और हॉल में जाकर बैठ गया। उस रात राजेश ने एक पल के लिए भी आंख बंद नहीं करी। लेकिन सबसे डराने वाली बात अभी भी बाकी थी, क्योंकि सुबह जब राजेश वापस से अपने बेडरूम में जाएगा तो उस समय स्मिता कैसी होगी ये उसे नहीं पता था। अब सुबह हो चुकी थी और राजेश अभी अपने कमरे में जा रहा था, अपने बेडरूम में। तो स्मिता बिल्कुल नॉर्मल थी, जिसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। और जब राजेश ने उसे रात की बात बताई तो स्मिता ने कहा, राजेश मैं तो पूरी रात सोई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस वक्त राजेश को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उस रात उसने जो देखा वो स्मिता नहीं थी, वो कोई और था। और शायद वो जो कोई भी चीज़ है जो इस समय स्मिता के जिस्म के अंदर है, उसका सीधा संबंध उस पुराने बंगले के साथ है, या फिर उस पेड़ के साथ है जिसके नीचे से स्मिता उस समय गुजर रही थी। राजेश का दिमाग अभी पूरी तरीके से उलझ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसने रात को देखा है वो सच था या फिर सिर्फ उसका डर। लेकिन एक बात पक्की थी, स्मिता का जो बिहेवियर था अब वो नॉर्मल नहीं रहा था। उसी दिन राजेश ने डिसाइड किया कि वो ये सारी बातें स्मिता के फैमिली मेम्बर्स को बताएगा। राजेश ने तुरंत स्मिता के घर पे फ़ोन लगाया और पूरी रात की घटना उन्हें बता दी कि कैसे स्मिता ने उसे धक्का दिया, कैसे वो बेड पर खड़ी हो गई और कैसे उसकी आवाज़ एक मर्द की आवाज़ में बदल गई थी। लेकिन फ़ोन के दूसरे साइड पर सब लोग चुप थे और फिर उन्होंने राजेश की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। किसी ने कहा शायद प्रेगनेंसी के वजह से स्मिता को स्ट्रेस हो रहा होगा, किसी ने कहा शायद राजेश को कोई बुरा सपना आया हो। राजेश को ऐसा लगने लग रहा था कि शायद कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है और कोई करेगा भी नहीं। लेकिन तभी फ़ोन पर स्मिता की माँ ने धीरे से राजेश से कहा, बेटा एक काम करो, आज रात स्मिता के पिलो के नीचे एक नींबू रख देना। राजेश थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, नींबू? तब स्मिता की माँ ने कहा, बस रख देना बेटा, और सुबह देखना अगर उस नींबू का रंग बदल जाए या वो काला पड़ जाए फिर तुरंत
हमें फ़ोन करना, फिर हमें वहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि फिर बात सिर्फ तबीयत की नहीं होगी। राजेश को ये बात थोड़ी अजीब ज़रूर लगी, लेकिन अभी उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। राजेश फिर अपने सारे काम निपटा के घर आता है और स्मिता का ध्यान देता है। साथ में बैठकर अभी वो लोग डिनर वगैरह करते हैं। अब तक सारी चीज़ें एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल है। फिर जब सोने का टाइम हुआ, करीब 11:30, फिर राजेश ने सोचा कि ये एकदम सही टाइम है, नींबू रख देता हूँ। वो छुपकर जाता है और रख देता है नींबू स्मिता के पीलो के नीचे। उस समय राजेश को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो बस स्मिता को देखता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। लेकिन रात के करीब 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने राजेश के होश उड़ा दिए, क्योंकि स्मिता अचानक से नींद में ही बैठ गई और फिर स्मिता के होठ धीरे धीरे से हिलने लगे। लेकिन जो आवाज निकली वो फिर से उसी मर्द की आवाज थी। और उस मर्द की आवाज ने कहा, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा। ये बोल के स्मिता के अंदर जो भी था उसने वो नींबू अपने हाथ में ले लिया और उसे निचोड़ दिया। स्मिता ने फिर धीरे से कहा, जो भी तुम मेरे खिलाफ करोगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर स्मिता वापस से सीधी लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजेश पूरी रात को कांपते हुए बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह में जैसे ही पहली रोशनी की किरण राजेश के चेहरे पर पड़ी, राजेश ने तुरंत स्मिता की माँ को फ़ोन किया और रात की पूरी घटना बता दी। लेकिन जब राजेश ने डिटेल में बताया कि कैसे स्मिता ने नींबू हाथ में लेके उसे निचोड़ दिया और उस मर्द की आवाज़ में बात करना चालू की, तब स्मिता की माँ बिल्कुल चुप हो गई। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने बस इतना कहा, हम आज ही वसई आ रहे हैं। शाम तक स्मिता की माँ और उसके मामा वसई पहुंच भी गए। घर में आते ही उन्होंने स्मिता को ध्यान से ऑब्जर्व किया। पहली नज़र में स्मिता बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो आराम से बैठकर बातें भी कर रही थी, चाय पी रही थी, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब कभी भी कोई उसे उस रात के बारे में पूछता है तो स्मिता का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसे सच में कुछ भी याद नहीं रहता था उस रात के बारे में। रात को सब लोग हॉल में बैठकर अभी बातें कर रहे थे। तभी स्मिता अचानक से एकदम चुप हो गई और एक ही जगह देखने लगी, सीधा उसके बेडरूम के दरवाजे की तरफ। उसकी आंखें बिल्कुल फिक्स हो गई थी, जैसे कि वो किसी को देख रही हो जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। स्मिता की माँ ने उसे आवाज़ लगाई, स्मिता जरा इधर देखना। लेकिन स्मिता ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद उसके होठ धीरे धीरे हिलने लगे और उसने बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बोलना शुरू किया। वो शब्द किसी को भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा था, लेकिन टोन बिल्कुल ही अलग थी। राजेश और भी ज़्यादा डर गया था। अब स्मिता की माँ को भी समझ आ गया था कि ये कोई भी नॉर्मल बात नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने डिसाइड किया कि किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाए जो इन चीज़ों को समझता हो। इसीलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो कि आसपास के लोगों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। साथ ही उन्होंने एक मौलवी को भी बुलाया ताकि दोनों तरफ से प्रार्थना और रिचुअल किया जा सके। शाम के वक्त जब तांत्रिक घर में आया तो उसने अंदर कदम रखते ही एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो घर का जो माहौल है उसे महसूस कर रहा हो। फिर उसने एकदम धीमे से आवाज़ में कहा, यहाँ तुम लोगों के अलावा कोई और भी रह रहा है। ये सुनकर घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने सीधा स्मिता की तरफ देखा और बोला कि इस लड़की के साथ कोई और भी है और ये बहुत पुरानी और भटकती हुई आत्मा है। उस रात घर में रिचुअल शुरू हो गए थे, सारी तंत्र विद्या शुरू हो गई थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे, अगरबत्ती और हवन की सुगंध पूरे घर में फैल गई थी। मौलवी अपने तरफ से दुआ पढ़ रहे थे। जैसे ही जो पूजा पाठ थी वो थोड़ा और जोरों शोरों से होने लगी, स्मिता अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका जो बदन था वो कांपने लगा था, जैसे कोई तो उसे काबू कर रहा हो। राजेश और उसके मामा ने मुश्किल से उसे पकड़ के बिठाया। फिर एक पल ऐसा आया जब स्मिता ने अचानक से अपना सर उठाकर सीधा तांत्रिक की तरफ देखा और उसके मुंह से फिर वही भारी मर्द की आवाज निकली, इसे छोड़ दो, ये मेरी है, मुझे ये औरत बहुत ज्यादा पसंद है। उस आवाज से इतनी ज्यादा गुस्से और नफरत की महक आ रही थी कि एक पल के लिए सब लोग कांप गए थे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना और तेज कर दिया था और स्मिता के सर पर गंगा जल छिड़का। कुछ देर तक स्मिता बहुत जोर जोर से चिल्लाती रही, कभी हंसने लगती थी, कभी बहुत ज़्यादा रोने लगती थी और फिर अचानक से एक जोर की चीख के साथ वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया था। कुछ सेकंड्स तक कोई कुछ बोला ही नहीं।
फिर तांत्रिक ने धीरे से कहा, अभी के लिए ये चला गया है, लेकिन इसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसे राजेश को स्ट्रिक्टली कहा कि स्मिता को कुछ महीनों तक उस जगह के आसपास भी नहीं भटकने देना। वो पुराना बंगला और वो पुराना पेड़ उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लग रहा था। स्मिता की तबीयत भी ठीक होने लग रही थी और कुछ महीनों बाद उसने एक हेल्दी बेबी को भी जन्म दिया। राजेश को लगा कि शायद वो सब एक बुरा सपना था जो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आज भी राजेश की फैमिली कहती है कि कभी कभी, खासकर अमावस्या की रात पर, स्मिता का बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाता है। कभी कभी वो नींद में अजीब सी बातें बोलने लगती है, कभी उसकी आवाज़ एक पल के लिए फिर से भारी हो जाती है और सुबह जब उसे पूछा जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। इसीलिए राजेश और उसका परिवार आज भी ये नहीं बता पाया कि क्या वो चीज़ पूरी तरीके से गई है या नहीं, या फिर सिर्फ चुप हो गई है। और शायद से वसई के उस पुराने बंगले पर या फिर उस पेड़ पर आज भी किसी न किसी खौफनाक चीज़ का साया उस पर छुपा हुआ है, जहाँ से अगर आप आज भी गुजरोगे तो हो सकता है कि ऐसा आपके भी चांसेस हो गए कि आपको भी कोई ना कोई चीज़ आकर पोजेस कर ले। हो सकता है। शुक्रिया।